हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मेरी ओर से। और हम जो है यहाँ पर NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी में। और हमने जो है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता जो है हम पढ़ रहे थे। यह हमारा 14th पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, यानी कि 14वां भाग। आज हम जो है अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार देखेंगे, यानी कि पार्ट्स या फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इसको जो है हम समझेंगे, इसे जो है बहुत ही कॉन्साइज में हम समझ लेंगे। और इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बताऊंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए जो है हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार, टाइप्स और पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यायदर्श या प्रतिदर्श अभिकल्प, यानी कि सैम्पलिंग डिजाइन। न्यायदर्श या प्रतिदर्श क्या है? सैम्पलिंग, जो कि हमारे रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल, किसी भी विषय पर अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहला मतलब कि विषय को ढूंढने से लेकर सैम्पलिंग डिज़ाइन करने तक कौन कौन से सैम्पल्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे रिसर्च का पार्ट होता है। सॉरी, यह है। अब देखते हैं इसका जरा परिभाषा क्या है। यह अध्ययन के लिए देखी जाने वाली वस्तुओं के चयन, अध्ययन के लिए यानी कि जो हम स्टडी करने वाले हैं, मतलब हमारी जो रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए देखी जाने वाली वस्तुओं के चयन के तरीकों से जो है मतलब उसके लिए निपटने के काम में आता है। क्या करते हैं, जैसे कि किस तरीके से हमने जो है पढ़ा, अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन जो है हम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऐड करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन, यानी कि सैम्पल का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से मतलब हम देखते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी रखा है आपका स्टेटमेंट। क्या है? विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करने हैं हमें, जो एनालाइज करने यानी कि हमारे सैंपल के लिए जो ज़रूरी है उनका चयन करने के, मतलब जो हमारी रिसर्च के लिए सैंपल्स ज़रूरी है उनका चयन करने के लिए, उन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? सैम्पलिंग डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं। अगला जो है, ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं, ये 4 इसके पॉइंट्स है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के 4 पॉइंट्स है जिसे हमें रिसर्च डिज़ाइन में जो है करते वक्त हमें ये ध्यान में रखने होते हैं। अगला क्या है? सांख्यिकी अभिकल्प, यानी कि स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन किस तरीके का होता है? यह इस सवाल से संबंधित है कि एकत्रित की गई जानकारी या डेटा का जो विश्लेषण है वो कैसे किया जाए। सबसे पहले हमने क्या किया? रिसर्च डिज़ाइन कर लिया, हमने अच्छे से उसको बता दिया कि इस तरीके हम ये विधि यूज़ करने वाले हैं, इस तरीके का सैंपल यूज़ करने वाले हैं, कौन सा प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। तो ऐसे हमने पहले क्या कर लिया, उसको ये पूरा डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसे हम उसका चुनाव करें। और जो है स्टैटिकल डिज़ाइन अलग है, जैसे कि कैसे अब हमने सैंपल चूज़ कर लिया है, मान लीजिए हमने सैंपल चूज़ कर लिया, हमारा डेटा है कुछ भी, मान लो अगर हम किसी एक विषय पर कोई भी विषय है और उस पर हमने क्या कर लिया, अपना सैंपल जो है वो चूज़ कर लिया। अब उसके बाद चूज़ करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? उसको एनालाइज करना, यानी कि उसका विश्लेषण करना। तो विश्लेषण कैसे किया जाए ये जो है हमें पता चलता है स्टैटिकल अभिकल्प, यानी कि सांख्यिकी अभिकल्प से। विच कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ द हाउ, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, ऑफ द हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड आर टू बी एनालाइज्ड, कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे, क्या करना चाहिए। यानी कि एनालाइज करने के बाद ही तो हमें पता चलेगा ना कि हमें जो है क्या चीज़ें रखनी है अपनी रिसर्च के लिए और क्या चीज़ें जो है अलग करनी है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, क्या उनसे? टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के 2 हमने देखे। पहला क्या है? सैम्पलिंग डिज़ाइन, दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, यानी कि सांख्यिकी अभिकल्प। अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? अवलोकन अभिकल्प, यानी कि ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में क्या है? यह उस स्थिति से संबंधित है जिसके तहत अवलोकन किया जाता है। अब आगे क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या होना है, कि हमारे रिसर्च का जो विषय है उसके लिटरेचर को ऑब्जर्व करेंगे, उससे रिलेटेड सैंपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? अगला स्टेप हो जाता है, विच रिलेट्स टू अ कंडीशन अंडर विच द
ऑब्जर्वेशन पार्ट टू बी क्रिएट। यहाँ पर जो है क्या किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन किस किस क्या मतलब कि कैसे हमें ऑब्जर्व करना है, रिसर्च का जो भी टॉपिक है, जैसे मैंने बोला ना लिटरेचर रिव्यू क्या को ऑब्जर्व करना या उससे रिलेटेड सैंपल को डेटा को ऑब्जर्व करना, ये सब आता है अगला जो स्टेप होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, यानी कि फोर्थ टाइप बोले अगर हम तो क्या है, परिचालन अभिकल्प यानी कि ऑपरेशनल डिजाइन। इसके बाद क्या होगा, हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब आगे का क्या होगा, यह उन तकनीकों से संबंधित है जिनके द्वारा नमूनाकरण में यानी कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हम सैम्पलिंग में प्रक्रियाओं का को स्वीकृत किया जाता है। यानी कि किस कौन सी जो है टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं, मतलब ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं ना, तो कौन सी तकनीकें हम यूज करने वाले हैं, कैसे उसको किस तरीके से, पहले हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब हमारे आगे हम क्या अगला करने वाले हैं। यानी कि उसके बाद क्या जो सैंपल हमने चूज कर लिया उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स का यूज करें, ये जो आता है हमारा किसके अंदर, फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या है, परिचालन अभिकल्प यानी कि ऑपरेशनल डिजाइन, विच डील्स द टेक्निक्स बाय विच द प्रोसीजर्स स्ट्रेटिफाइड इन सैम्पलिंग। अभी हम ये भी पढ़ेंगे सैम्पलिंग में, अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो किस पे होगा, सैम्पलिंग पर ही होगा, टोटली जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा सैम्पलिंग पर। वहाँ हम पढ़ेंगे किस तरीके की सैम्पलिंग्स होती है, कैसे करते हैं हम, और उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो अभी ये जो था हमारा क्या था, रिसर्च का डिजाइन जो है, यानी कि अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, हमने देखा कि इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब इसे याद कैसे किया जाए, तो इसे मैंने पढ़ते वक्त एक जो है, जैसे मैंने पढ़ा था तो तब मैंने इसका एक फॉर्मूला टाइप बनाया था, तब मैंने इसको करा था एस की पावर 2 और ओ की पावर 2। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा है, पीछे क्या था, सैम्पलिंग डिजाइन और स्टैटिस्टिकल डिजाइन, यानी कि एस एस दोनों में आ रहा है, इसलिए एस की पावर 2 रख सकते हैं, ऐसे करके कर लेंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और ऑपरेशनल डिजाइन, तो यहाँ पर ओ की पावर 2, यानी कि SO2 भी कर सकते हैं आप, SO2 करके भी याद कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये चारों जो है टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अब इसी के अंतर्गत क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में ही आता है, हम जब जो है उसका आगे सॉल्व करते हैं, जो हमने विधियां की थी ये हम पहले समझ के आ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है, हमारी जितनी भी रिसर्च ऑफ मेथड्स हमने किए थे, यानी कि कौन सी विधियां हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि हमने किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया था और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया था, उसके बाद हमने केस स्टडी किया था, तो ये सब जो है हमने देखा था। यहाँ पे इसे रखने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमारी 2-3 जो और थे और रिसर्चेज हैं वो वहाँ पर हम कवर नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे रखा है, ताकि हमारी जो एक और जो बची हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो भी हम यहाँ पर देख लें, और वो किसके अंतर्गत आती है, मात्रात्मक के अंतर्गत आती है या फिर गुणात्मक। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। अब क्वांटिटेटिव में हम कौन कौन से रिसर्च मेथड रखते हैं, तो पहला है डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये हमने नहीं किया है, जो कि हम आज देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लास्ट वीडियोस में कराए हैं, जिसने भी नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और फिर है कोरिलेशनल रिसर्च भी हम कराए थे। ये आता है किसके अंतर्गत, मात्रात्मक। ये किस तरीके की रिसर्च मेथड्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। उसके बाद है हमारा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। गुणात्मक के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं हम, एथनोग्राफी रिसर्च, ये हमने नहीं किया है। केस स्टडी हम करा है, हिस्टोरिकल रिसर्च ये दोनों हमने कर लिए हैं, और पहला और ये लास्ट का नरेटिव रिसर्च हमने नहीं किया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है, यानी कि गुणात्मक, जहां पर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है और जो है सामने वाले की राय जो है इंपॉर्टेंस रखती है, वो जो है हमारा किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव में। और मात्रात्मक कैसा होता है, जो कि आंकड़ों पर बेस्ड होता है, हमारे मतलब टोटली ये नंबर्स पर बेस्ड होता है, क्या, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि हमने यहाँ पर देखे। अब जरा इन्हें जो है, जो हमने नहीं किया उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं, और जो हम कर आए हैं ऑलरेडी उन्हें हम नहीं देखेंगे। वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियोस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला देखते हैं। पहला है
नृवंश विज्ञान अनुसंधान यानी कि एथनोग्राफी रिसर्च। इसको मैंने यहाँ पर पूरा हिंदी में इसका नाम रख दिया है। क्या है? एथनोग्राफी रिसर्च। अब ये होता क्या है एथनोग्राफी रिसर्च, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें वो कथन बनाकर दे देता है और ये किस रिसर्च से संबंधित है ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से आ सकता है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। तो क्या है, पढ़ते हैं। यह एक समूह या संस्कृति का वर्णन करने की कला और विज्ञान है। क्या है? एक समूह का यानी कि एक ग्रुप का और एक कल्चर, अगर कोई कल्चर को हम एक्सप्लेन करना जा रहे हैं तब हम इसका क्या है प्रयोग करते हैं। इसको केवल लोगों और उनके पारंपरिक मूल्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि ये टोटली किस पर बेस्ड है? ट्रेडिशन पर, यानी कि परंपरा हमारे कल्चर और लोगों के समूह पर, उस पर ये जो है पूरी तरीके से बेस्ड है। यह गुणात्मक शोध की श्रेणी में आता है, जैसा कि हमने पीछे देख ही लिया है, जो डायग्राम से हमने वो समझा था। इससे समूह के सदस्यों को जिम्मेदार, इसमें जो होता है क्या होता है, समूह के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिनका अध्ययन किया जा रहा है। अब वो कैसे? मान लीजिए ये जो है शोध करता है, ये जो है इन पर रिसर्च कर रहा है, इनकी संस्कृति पर। मान लीजिए हम किसी गाँव में गए और वहाँ की संस्कृति पर हम रिसर्च करना चाहते हैं कि उनका खान पान कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, वहाँ पर जो और भी ट्रेडिशंस है, पूजा पाठ किस तरीके से होती है, तो वहाँ के लोग ही तो हमें बताएंगे ना। मान लीजिए अगर किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया और उस तरीके जो परंपरा जो फॉलो होती है, जो रीति रिवाज फॉलो होते हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं वहाँ पर, तो हम क्या होगा, अगर मान लीजिए उन्होंने गलत हमें बताया तो हम उस चीज़ को गलत ही तो ले लेंगे ना। मतलब हमारी रिसर्च जो हो रही है, ये टॉपिक है, मान लीजिए गांव, ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है, हमें कोई एक गांव है, वहाँ उस गांव में जाकर वहाँ पे हमें ये देखना है कि वहाँ पर किस तरीके का ट्रेडिशन जो है फॉलो होता है। अब हम गए तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें वहाँ के लोगों से ही तो छानबीन करनी पड़ेगी ना, कि हमें पूछना पड़ेगा वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सालों से जो रह रहे हैं और उन ट्रेडिशंस को जो फॉलो भी कर रहे हैं, तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो हमें सही जानकारी देते हैं तो ये हमारे रिसर्च के लिए अच्छा होगा, और अगर वो हमें जो है सही जानकारी नहीं देते हैं तो क्या होगा, इससे हमारी रिसर्च जो है वो उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगी जिससे तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें समूह के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है ये रिसर्च, ये रिसर्च मेथड पूरी तरीके से, ये रिसर्च मेथड जो है वो समूह पर और उस संस्कृति पर ही टिका हुआ है जिसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये था क्या? एथनोग्राफी रिसर्च। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। किससे जुड़े हुए? जब भी हमें समूह, संस्कृति, पारंपरिक ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे? जो है एथनोग्राफी रिसर्च के साथ चले जाएंगे। और ये किसका हिस्सा है? कि गुणात्मक शोध का ही हिस्सा है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो ये था क्या? नृवंश विज्ञान अनुसंधान। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है? अर्ध प्रयोगात्मक शोध। क्या है ये? यानी कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तो क्या है इसकी परिभाषा? जिसे प्रायोगिक कल्प भी कहा जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में ही आता है। किस में आता है? प्रयोगात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है हमारी, उसी की श्रेणी में आ जाता है क्या? कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी, यानी अर्ध प्रयोगात्मक शोध। परंतु इसमें स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ तो कुछ हद तक कर पाता है, परंतु यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रण समूह में यादृच्छिक आवंटन नहीं किया जा सकता या नहीं कर पाता। यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली हम कुछ भी हटाया, कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी हटा के रख दिया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, नहीं, हम वैसा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है कॉजी एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल में वो तो हमने देखा ही था कि उसमें एक समूह हमारे पास एक्सपेरिमेंटल था ग्रुप, और दूसरा जो है नियंत्रण समूह, यानी कि कंट्रोल ग्रुप। तो वहां पर हम जो है हमने आसानी से एक्सपेरिमेंटल में हमने एक्सपेरिमेंट करा था नई नई विधियों के द्वारा, और कंट्रोल ग्रुप पे हमने कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंटल में भी क्या, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों ही जगह पर हम यादृच्छिक आवंटन नहीं कर सकते, यानी कि अपनी तरीके से जो है नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो कौन सी रिसर्च हो जाती है हमारी? कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत समझना होगा ताकि हम इसमें डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है? अगली जो रिसर्च डिज़ाइन, अगला जो मेथड है हमारा क्या है? नैदानिक अनुसंधान, यानी कि डायग्नोस्टिक रिसर्च। क्या है?
डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब इसके अंदर क्या होता है, डायग्नोस का मतलब क्या है, हम सिंपल और सीधी भाषा में निदान और डायग्नोस का मतलब क्या समझते हैं, किसी चीज का किसी भी बीमारी का या किसी समस्या का समाधान करना या फिर उपचार करना। तो ये वही है, किसी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता, व्यतिक्रम अथवा व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान अर्थात निदान, यानी कि क्या करेंगे, निदान या नैदानिक अनुसंधान क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है कहलाता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कब हमें यूज में आती है, जब हमें किसी समस्या का जो है, समस्या ऑलरेडी खड़ी है और उसका हमें क्या करना है, उपचार करना है, तब हम कौन सी रिसर्च विधि का प्रयोग करते हैं, नैदानिक अनुसंधान यानी कि डायग्नोस्टिक रिसर्च का हम जो है प्रयोग करते हैं। इसको बस थोड़ा सा ही समझना है, क्योंकि ये कई बार हमारे ऑप्शन में होता है और हम इसे नहीं जानते, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि नैदानिक में क्या है, जब हमें उपचार करना होता है तब हम इस रिसर्च का जो है प्रयोग करते हैं, इस रिसर्च मेथड का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं आगे, और ये जो है लास्ट का हमारी विधि है, क्या है वो, कथात्मक शोध यानी कि नरेटिव रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है कि इसके अंदर है क्या। वैसे बहुत इजी है, अगर हम इसे समझ लेते हैं तब। कथात्मक, कथा से अर्थ क्या समझते हैं हम, कथा का मतलब क्या है, कथा मतलब कहानी यानी कि स्टोरी। कथात्मक शोध में कथा शब्द से वर्णन करने या विस्तार से बताने के लिए जो है, मतलब जो कथा शब्द है वो किस लिए आता है, वर्णन करना। जैसे कि स्टोरी में हम करते हैं, स्टोरी टेलिंग में हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये चीजें स्टोरी में चल रही है, या फिर विस्तार से किसी चीज को बताने को भी क्या कह देते हैं, कथा, है ना। तो वही है ये, यहाँ पर ये वही रिसर्च मेथड है जहां पर हम क्या बोलते हैं, जिसको नैरेटिव रिसर्च यानी कि कथात्मक शोध। आगे देखते हैं, शोधकर्ता व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करते हैं, यानी कि उनसे मिलते हैं या फिर उन्होंने कोई बुक लिख रखी है उसको देखते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स में भी क्या क्या है इसके। तो वो क्या करते हैं, उसके जीवन का वर्णन करते हैं और लोगों के जीवन की कहानी बताते हैं, व्यक्तियों के अनुभव की कथा लिखते हैं, यानी कि जो उन्होंने जैसे कि अभी एग्जाम्पल से हम अब समझ लेंगे। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा GIF कि क्या है, मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ में आए। तो क्या है ये कि कथा जो है कथा कहना, यानी कि आप इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है, ये एक तरीके से स्टोरी टेलिंग है। अब जो है इसके प्रकार देखते हैं, एक नज़र करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने रखा है ये एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ नरेटिव डिजाइन फॉर्म्स। क्या क्या हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो अब कथा कैसे कही जाती है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई अपने बारे में कह रहा है तो वो क्या ऑटोबायोग्राफी होगी इसकी। बायोग्राफी यानी कि किसी और ने उसकी कथा, उसके जीवन के बारे में पूरा जान समझकर वो कथा लिखी है तो क्या हो गया, बायोग्राफी हो गया। लाइफ राइटिंग, वो खुद से कुछ लिख के रख रहा है। पर्सनल नरेटिव, ये सब आ सकता है किसके अंतर्गत, नरेटिव डिजाइन के अंतर्गत, यानी कि नरेटिव रिसर्च के अंतर्गत ये सब चीजें आती है, जहां पर क्या कही जाती है, कथा कही जाती है। अब वो क्या हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, आत्मकथा भी हो सकती है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, जीवनी हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है, मेमोरीज हो सकती है, हमें कुछ याद है, हम किसी को बता रहे हैं तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, विस्तार से उस चीज चल रही है। फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइफ जो भी हमारे हैं। उसके बाद नरेटिव इंटरव्यूज हो सकते हैं, पर्सन सेंटर्ड एथनोग्राफीज। मतलब ये कुछ मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ों से हम कथा कैसे कैसे मतलब हमें कही जा सकती है, कि ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है और वो जीवनी भी हो सकती है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये था हमारा कथात्मक शोध यानी कि नरेटिव रिसर्च मेथड। तो ये यहाँ पर कुछ रिसर्च मेथड हमारे बचे थे जो कि हमने यहाँ पर देख लिए हैं, और क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं और क्वांटिटेटिव में कौन से आते हैं ये भी हमने देख लिया। अगर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और थोड़ा डीप में समझना है कि होता क्या है, तो इसके ऊपर भी वीडियो हमने पहले से बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इतना ही था, जिसमें हमने रिसर्च टाइप्स ऑफ जो है रिसर्च डिज़ाइन देखा, या फिर पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, और साथ ही साथ हमने ये कुछ मेथड्स भी जो है किए। अगर आप यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास जो है अपडेट्स पहुँचती रहे। एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, टेलीग्राम चैनल के बारे में मुझे बताना है। आप यहाँ पर जो है इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले और PDF भी जो है प्रोवाइड कराई जा सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।